An electron of mass me initially at rest moves through a certain distance in a uniform field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in this uniform field. डिस्टेंस सेम है, फील्ड सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है तो दोनों पे लगने वाला फोर्स भी सेम होगा, बट मास अलग होने की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। समझिए इसको क्या बात है। जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल पर रखना पड़ेगा, कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है x, उसको क्रॉस करने में उसको टाइम लग रहा है t1। और प्रोटॉन को मूव कराना है तो प्रोटॉन को आपको इस तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, प्लस ई चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो वो फील्ड की डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, और कितना टाइम लगाएगा वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में t2। तो ये हमें वैल्यूज निकालनी है, t1 t2 का रेशियो कितना हो, तो आराम समझना। दोनों पे चार्ज तो ई के बराबर ही है, तो जो फोर्स लगेगा वो ई इंटू ई लगेगा, बट मास अलग अलग होने की वजह से एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। और एक्सेलरेशन आपको पता है डिस्टेंस x ट्रैवल करनी है, तो जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2x बाई ए, 2h बाई जी, 2x बाई ए, और a की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा ई बाई एम। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो t1 अपॉन t2 का जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा अंडर रूट एम ई अपॉन एम पी। क्लियर? सो योर आंसर इज सी पार्ट। A charged particle of mass m and charge q is released from rest in an electric field of constant magnitude E. The kinetic energy of particle after time t, t टाइम के बाद kinetic energy क्या होगी? बहुत ही आसान है, q है चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो q ही तो हो गया फोर्स, फोर्स अपॉन मास क्या हो गया? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर? तो ये कितना आने वाला? तो ये आने वाला ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A particle A has a charge plus q and a particle B has a charge plus 4q, each having a mass m. When released from rest through the same potential difference, the ratio of their speed. सेम पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं तो उनकी स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर क्यू चार्ज को आप डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एसलेट कराते हो, ठीक, तो वो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा वो आपकी हो जाती है क्यू इंटू डेल्टा वी। अगर क्यू चार्ज को डेल्टा वी के पोटेंशियल डिफरेंस से गिराया जाए या एसलेट किया जाए, ठीक, तो अभी इसी इक्वेशन को दोनों के लिए लगा देते हैं। तो हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ए पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं, तो चार्ज तो है आपके पास क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा वी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से रिलीज कर रहे हैं। दूसरा क्या है? हाफ एम वी वी का स्क्वायर, तो चार्ज जो है वो आपके पास 4q है और पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। तो अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को, तो यहाँ से वी ए अपॉन वी वी का स्क्वायर जो आएगा वो 1/4 आ जाएगा, तो वी ए अपॉन वी वी आ जाएगा 1:2। वी ए अपॉन वी वी कितना आ जाएगा आपका? 1:2। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A point charge q is surrounded by 6 identical charges at distance r shown in the figure। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है सेंटर में q और उसके चारों तरफ 6 आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं, एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन व्हेन द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर इज रिमूव टू इन्फिनिटी। ठीक, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से हमें कहाँ पहुँचा देना है? इन्फिनिटी तक पहुँचा देना है। तो आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है वो आपका होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब ये माइनस अगर हम कंज्यूम करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं। जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो चार्ज क्यू है, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो
और जो चार्जेस हैं वो भी क्यू के बराबर ही हैं, और इनिशियल पॉइंट हुआ इसका सेंट्रल पॉइंट, और ये डिस्टेंस आर है, तो एक चार्ज का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, और ऐसे 6 चार्ज हैं तो टोटल हो जाएगा 6 के क्यू बाई आर। और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल होगा जीरो, क्योंकि फाइनल पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का जो वर्क डन होगा वो आपका आ जाएगा 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। के की वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, बी पार्ट। क्लियर। और इस बात को आपको समझ लेना है ढंग से, अगर किसी चार्ज को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप स्लोली मूव करा रहे हो, कैसे मूव करा रहे हो, वेरी स्लोली, बहुत आराम से, ठीक, तो वर्क डन बाई, तो जब हम वेरी स्लोली मूव करा रहे हैं तो दो फोर्स वर्क कर रहे होंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और एक एक्सटर्नल एजेंट होगा। तो वर्क डन बाई वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब इस केस में दो ही फोर्स होंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, और दूसरा जो कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर इसको मूव करा रहा है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, और वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप इसको कैसे मूव करा रहे हो, वेरी स्लोली, बहुत ही स्लो मूव करा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो आपका आएगा माइनस टाइम्स वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो स्टैंडर्ड बात होती है, वो होती है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या लगाया गया है यहाँ। थ्री चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तीन चार्जेज हैं, और एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, एक है -2 माइक्रोकूलम, और एक है 4 माइक्रोकूलम। और ये पूछ रहे हैं वर्क डन इन सेपरेटिंग द चार्जेस टू इन्फिनिटी। इन चार्जेस को इन्फानाइट तक लेके जाना है, एक दूसरे से इन्फानाइट सेपरेशन पे पहुंचा देना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक, कितना वर्क करना पड़ेगा। अब जरा इस कंसेप्ट को आप ढंग से समझना। मान लिया एक जनरल स्टेटमेंट में करके दिखा रहा हूँ आपको। मान लिया एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हैं तो इनके डिस्टेंसेस सेम होंगे, ठीक। अब इसको मुझे इधर इन्फिनिटी तक लेके जाना है, इसको इधर इन्फिनिटी तक पहुंचा देना है, इसको इधर इन्फिनिटी तक पहुंचा देना है, और पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कितना करेगा। तो जब एक चार्ज मूव कराते हैं तो सिंपली होता है चार्ज इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन अगर पूरे सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं, कई सारे चार्ज मूव करा रहे हैं, किसी को कहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को कहीं पहुंचा रहे हैं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, सारे चार्जेस के सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सभी चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम के तीनों पेयर्स की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। माइनस अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इनिशियली तीन पेयर होंगे, एक पेयर तो ये है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो के Q1 Q2 अपॉन आर। दूसरा पेयर ये है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो प्लस के Q2 Q3 ओवर आर। और तीसरा पेयर ये है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हो जाएगी प्लस के Q1 Q3 ओवर आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो चार्जेस की जब आप वैल्यू डालोगे इसमें Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज डालोगे तो विद साइन डालना है। Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालना है, Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही डालना है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? Two positive charges 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, और उनको द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। 4 सेंटीमीटर क्लोजर, इसको ढंग से समझना है। 4 सेंटीमीटर पास लाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इनिशियली दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर पास लेके आ रहे हैं, यानी अब फाइनल सेपरेशन 6 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, 4 सेंटीमीटर और पास लेके आ रहे हैं, यानी अब जो फाइनल सेपरेशन बचेगा वो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, लॉजिक हम वही लगाएंगे जो पुराना वाला था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट
इज इक्वल टू सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी आएगी, तो के Q1 कितना है 12 माइक्रोकूलम, 12 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है 8 माइक्रोकूलम, तो 8 इंटू 10⁻⁻⁶। अपॉन आर डिस्टेंस जो है वो है 10 फाइनल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो 0.06 ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। माइनस इनिशियल करेंगे तो के Q1 12 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 8 इंटू 10⁻⁻⁶, अपॉन सेपरेशन जो होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर यानी 0.10। अब इसको सॉल्व कर लेना है, के की वैल्यू डालनी है और आपको वर्क डन पता लग जाएगा कि इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि फाइनल सेपरेशन 4 सेंटीमीटर नहीं है, 4 सेंटीमीटर वो पास लेके आए हैं, तो फाइनल सेपरेशन कितना है 6 सेंटीमीटर है। Three charges capital Q small q are placed at the vertices of an equilateral triangle. The net electrostatic energy of the system is 0, then Q is equal to। ठीक है, बहुत सिंपल है, पुराने वाला सेटअप ही है, इसको मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे। ये जो चार्ज है ये है आपका प्लस, मिटा देते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 3 चार्जेस रखें, ये चार्ज है प्लस कैपिटल Q, ये स्मॉल q। इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखें तो साइड A और A मान लेते हैं, और इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो Q के बारे में पूछ रहे हैं, तो जरा पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, 0 पुट कर देते हैं। कितनी आएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A, एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरे की भी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A, और नीचे वाले पेयर की बेस वाले पेयर की आ जाएगी K स्मॉल q अपॉन A, और ये बन गई सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी। और ये कह रहे हैं क्वेश्चन में 0 है, तो K बाई ए कॉमन लेके 0 में चला गया, ये Q और ये Q कॉमन लेके 0 में चला गया, तो 2Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कैपिटल Q आ रहा है वो आपका आ रहा है माइनस Q/2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। Two particles of masses m and 2m with charges 2q and q are placed in uniform electric field E and allowed to move for a same time के लिए मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक का मास m है, एक का मास 2m है। जिसका मास m है उसका चार्ज 2q है, और जिसका मास 2m है उसका चार्ज q है, और दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और सेम टाइम तक मूव करने के लिए अलाउ किया गया है। तो आपसे पूछ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो बहुत सिंपल है। अगर हम फोर्स निकालें तो चार्ज है 2q इंटू ई हो गया फोर्स अपॉन मास हो गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इंटू टाइम हो गया वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो फिर से हमें तो रेशियो निकालना, तो अपॉन नीचे लिख लेते हैं। q इंटू ई हो गया फोर्स, q इसका चार्ज था, यहाँ पे सेकंड वाले का चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मास उसका 2m है, तो अपॉन 2m करेंगे तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन, इंटू टाइम बन गई वेलोसिटी, और हाफ m v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, और हाफ m कितना m 2m है। तो ये रेशियो आपसे पूछा गया कितना होगा, तो QE T ये कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, इस m से ये वाला m कैंसिल आउट। अब क्या बचने वाला है, ऊपर तो सिर्फ ये 2 बचा है, 2 का स्क्वायर यानी ऊपर बचने वाला है 4, और नीचे क्या बचने वाला है, नीचे एक तो है ये 2 और एक 2 ये है, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और एक 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 बचने वाला है, यानी आंसर आपका आ गया 8:1। ठीक है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो क्या होगा आपका 8:1। When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charges। सेपरेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसको ढंग से समझना है। ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि दोनों चार्जेस कैसे हैं। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो सेपरेशन बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्यों? क्योंकि सेपरेशन जब आप बढ़ाओगे तो ये अपने आप ही सेपरेशन आपको बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस दोनों चार्जेस को रिलीज करोगे, अपने आप ही दूर भागेंगे। और सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा होता है तो वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा होता है। तो जैसे ही आपने इन दोनों पॉजिटिव लाइक चार्जेस अगर हैं और दोनों चार्जेस को रिलीज किया तो अपने आप ही ये दूर की तरफ भागेंगे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी और वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही होगी। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो अब इनको अगर सेपरेट करना है तो ये अपने आप सेपरेट नहीं होंगे, आपको खींच के सेपरेट करना पड़ेगा।
क्योंकि इनमें तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो जब आप खींच के सेपरेट करोगे आपको वर्क करना पड़ेगा इनको दूर हटाने के लिए, और जितना आप वर्क करोगे वो इस सिस्टम की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर? तो इसका आंसर में इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है उस स्टेट में जिस स्टेट में आप उसको ले जाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। और इफर्ट लगा के मूव कराना पड़ रहा है उस स्टेट में, आपको वर्क करके मूव कराना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। ठीक, तो इस केस में मे इंक्रीज और मे डिक्रीज दोनों आंसर बन सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए आंसर इसका बनेगा डी पार्ट। 82, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल रीजन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क होगा? ठीक, आराम समझना आपको। मान लिया ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर, तो ये होगा आपका हायर पोटेंशियल और ये होगा आपका लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लोअर से हायर होती हैं, सॉरी हायर से लोअर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होती हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब एक आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो मान लिया ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और आपको किस डायरेक्शन में इसको मूव कराना है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इधर मूव कराना चाहते हो आप, इधर मूव कराना चाहते हो। तो मुझे आप ये सोच के बताओ, क्या ये अपने आप मूव करेगा? अगर मैं इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछूंगा तो ये तो लगेगा नीचे की तरफ, ठीक, ये जो लगेगा ये लगेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन आप मूव कराना चाह रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपको खींच के ले जाना पड़ेगा, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपको वर्क करना पड़ेगा तो वो जो वर्क है वो गया कहाँ? वो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक, अब अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना होके अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू होता, तो माइनस क्यू पे तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इसको तो आप छोड़ने की बस दे रही, अपने आप ही भाग के इधर पहुंच जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती? कम हो रही होती। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और इफर्ट लगा के करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। The work done in carrying a charge of 5 microcoulomb from a point A to point B in an electric field of 10 मिली जूल नहीं होना चाहिए। अब मिली जूल अगर होगा तो नीचे फिर कूलाम मीटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, तो इसको मैं लिखता हूँ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, मिली न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कर दिया बट मिली को रहने दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं। देखते हैं, सॉरी ये तो वर्क डन है, नहीं सही यूनिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया आपको, वर्क डन दिया। द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 मिली जूल। ठीक है, वर्क डन दिया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं। तो किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है वो आपका होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब आप ए से अगर बी लेके जा रहे हो तो बी बनेगा आपका फाइनल पॉइंट और ए बनेगा आपका इनिशियल पॉइंट, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा क्यू नॉट वी वी माइनस वी ए। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू क्या है? वर्क डन की वैल्यू डाल देते हैं, चार्ज डाल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको। वर्क डन है 10 मिली जूल यानी 10 इंटू 10⁻³ जूल। चार्ज जो है वो 5 माइक्रोकूलम है यानी 10⁻⁶ इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी है। तो यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि इससे कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम्स और 10⁻⁻6 इधर आएगा तो +6 तो 10⁻³ हो जाएगा ये। तो ये आपका आ गया 2000 वोल्ट या 2 किलो वोल्ट ए पार्ट। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है किसी भी शेप की हो सकती है और उसके सभी पॉइंट्स पे, सरफेस के सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही 0 है, कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हर जगह हर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो आपसे क्या पूछते हैं जरा देखते हैं। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेटली 0 होगा, जब फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा। इस बात को समझ लेना है, अगर किसी क्लोज सरफेस पे फील्ड ही नहीं है, फील्ड की वैल्यू 0 तो फ्लक्स डेफिनेटली 0 होगा। लेकिन अगर किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है फील्ड 0 हो।
ऐसा हो सकता है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस सरफेस में एंटर कर रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस सरफेस से इमर्ज कर जाएंगी, तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन फील्ड जीरो नहीं होगा। तो फील्ड जीरो है इसका मतलब फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन अगर फ्लक्स जीरो हो तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फील्ड भी जीरो होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, वो भी सही है। अगर फ्लक्स जीरो है तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है नेट फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला वो होगा क्यू इन उस सरफेस से एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर नेट फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा तो उसके अंदर नेट चार्ज जो एनक्लोज होगा वो भी क्या होगा? जीरो। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस इज जीरो। तीसरा कह रहे हैं नो चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस, ये भी सही कह रहे हैं, सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, जो चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। The flux coming out from a positive unit charge, the flux coming out from a unit positive unit charge placed in air is, कितना फ्लक्स होगा? तो सीधे गॉस लॉ लगा रहे हैं, जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू इन की वैल्यू हो गई 1, तो कितना फ्लक्स पास करेगा? तो वो आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास करेगा। यानी आपका आंसर बना बी पार्ट। The electric dipole is kept in a non-uniform electric field. It experience, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो नॉन यूनिफॉर्म बना लेते हैं एक। चलो मैंने ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ कम होता जा रहा है और इसके अंदर एक डायपोल रखा है। तो मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है ये और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, या इसको मान लेते हैं माइनस क्यू, इसको मान लेते हैं प्लस क्यू, एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक। अब आपसे पूछ रहे हैं कि उस पर फोर्स लगेगा कि टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो एक बात तो पक्की है, फोर्स लगेगा, ठीक। कैसे लगेगा? ढंग से समझना, इस प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इस तरफ और इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, बट माइनस क्यू वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स इस पर लगेगा। तो फोर्स तो लगेगा। टॉर्क जरूरी नहीं है लगे नहीं लगे, जैसे कि इस सिचुएशन में है, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स दूसरे कलर से दिखा लेते हैं, इस पे फोर्स लगेगा इधर क्यू ई डैश कह देता हूं मैं इसको, और इस माइनस वाले फोर्स लगेगा इधर, ये हो गया क्यू ई, और ई की वैल्यू ई डैश से ज्यादा है। इसका मतलब नेट फोर्स तो इधर हो जाएगा, क्यू ई वाली डायरेक्शन में हो जाएगा, बट अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क जीरो होगा। ये रोटेट नहीं करेगा, ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है और वो इसके सेंटर से ही पास करती है। तो जब आप टॉर्क निकालोगे सेंटर के अबाउट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो टॉर्क जरूरी नहीं लगे नहीं लगे, बट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, ठीक। अब बट नॉट ए टॉर्क में भी थोड़ी समस्या है। अगर मैंने इसको इस तरह से रख दिया, इस तरह से रख दिया, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा और पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, तो इस पर टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। तो इसके ऑप्शन जो है ना थोड़े क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें मे और मस्ट जैसे ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। अगर मे के ऑप्शन में जाओगे, मे के ऑप्शन में, तो फोर्स भी लग सकता है और टॉर्क भी लग सकता है, लेकिन मस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो सिर्फ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक। और ऐसी सिचुएशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, जिसमें ना फोर्स लगे ना टॉर्क लगे, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि इस तरह का ये मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इसके अंदर मैंने एक डायपोल यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा और दूसरा चार्ज यहाँ रखा, ये डायपोल रखा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। अगर कोई ये पूछे आपसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, बीच में कुछ और है, आखिरी में कुछ और है। बट अगर इस सिचुएशन में आप डायपोल पे देखोगे तो डायपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? डायपोल की जो लोकेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इस पे माइनस क्यू पे फोर्स जितना इधर लगेगा एफ, प्लस क्यू पे उतना ही फोर्स इधर लगेगा एफ, और नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, क्योंकि डायपोल के दो चार्जेस जिन दोनों पॉइंट्स पे हैं उन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। बाकी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो गया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो गया है, बट उन दोनों लोकेशन पे सेम है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्प्यूटेड है, इसमें आप जितनी सारी सिचुएशंस अगर आप डिस्कस करोगे तो उसमें से कोई भी आंसर आपको करेक्टली मैच नहीं करेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म लिखा है उन्होंने, नॉन यूनिफॉर्म तो हम कैसा भी मान सकते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, टॉर्क लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर इसका ठीक नहीं है, कोई भी आंसर इसका ठीक नहीं है। An electric dipole of moment P is placed normal to the lines of force of electric field intensity E. Then the work done in deflecting it through an angle of 180 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है और डायपोल को आपने रखा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल, ये डायपोल है, और इसको 180 डिग्री आपको घुमा देना है। ठीक है, इधर 180 डिग्री आपको घुमा देना है। ठीक, तो अभी अगर पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल है, और जब इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा। तो अब भी अगर इन दोनों के बीच में एंगल पूछा जाएगा तो अब भी कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वर्क डन आपका होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो पहले केस में थीटा 90 है और दूसरे केस में भी थीटा 90 है। अगर आपका बहुत मन हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले केस में 90 डालो, दूसरे केस में 270 डालो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको फाइनली वही लौट के आना। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में सेम है, और वो सेम वैल्यू भी जीरो है, और जीरो माइनस जीरो भी जीरो ही होता है। तो वर्क डन जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपको, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं Q, Q और -2Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ABC ऑफ साइड L। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहे हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम। ठीक, एक चार्ज Q है, ये वाला चार्ज भी Q है, और ये चार्ज -2Q है। तो -2Q को -Q और -Q करके दो चार्ज बना के लिख लेते हैं, और ये डिस्टेंस भी L है, ये डिस्टेंस भी L है। क्लियर। अब दो डायपोल मूवमेंट बन जाएंगे, एक डायपोल मूवमेंट तो ये वाला बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस और ये डिस्टेंस L, और एक डायपोल मूवमेंट ये वाला बन जाएगा, और दोनों के बीच में एंगल आएगा 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट भी हम निकाल लेंगे। ठीक, तो डायपोल मूवमेंट अगर हम लिखें ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा, तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। और इसका डायपोल मूवमेंट भी कितना हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, कोई भी चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। और एंगल इनके बीच में 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो बनेगा पी नेट वो बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला दूसरा वाला इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आया p√3, यानी आंसर आएगा √3 टाइम्स Q इंटू L। सी पार्ट। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल ऑफ मोमेंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है P क्रॉस E। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, P क्रॉस E। सो योर आंसर इज बी पार्ट। When two opposite and equal charges of 4 into 10⁻⁻8 कूलम when placed 2 into 10⁻⁻2 सेंटीमीटर अवे फॉर्म ए डायपोल। एक डायपोल बन गया, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस दिया, और डायपोल को प्लेस किया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहे हैं कितना होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क तब होता है, मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P क्रॉस E यानी PE साइन थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सारी वैल्यू आप डालोगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दोगे, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी PE। ठीक, तो मैक्सिमम टॉर्क आपको पता लग जाएगा। एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कहाँ से रोटेट करना है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, 180 डिग्री जो है वो कहाँ से रोटेट करना है वो आपको क्लियर नहीं है। अगर मैक्सिमम टॉर्क वाली स्टेट से रोटेट करना है तो आंसर 0 आएगा। मैक्सिमम टॉर्क की स्टेट ये होती है, और यहाँ से आपको 180 डिग्री घुमा देना है तो आप यहाँ पहुँचा दोगे, तो जो आंसर आएगा तो वो कितना आएगा, वो आपका 0 आंसर आएगा, और 0 इसमें कोई आंसर दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। इसको फिर इन्होंने कहना चाहिए एंड वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री। ठीक है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करना है आपको।
तो इसमें जो वर्क डन हो जाएगा तो वो आपका आता है 2PE के बराबर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे आता है 2PE, ताकि आगे के लिए याद भी रखा जाएगा आपको। वर्क डन जो होगा वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस mb cos 180 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस mb cos 0। cos 0 आपका 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये यहाँ से आ जाएगा mb और वहाँ से भी mb आ जाएगा, तो ये 2mb आ गया। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाला कर दिया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करेंगे तो mb की जगह क्या लिखेंगे हम, pe, तो यहाँ भी मिटा के कर लेते हैं। m जो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, b मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ तो हम लिखेंगे pe, तो माइनस pe cos 180 माइनस ऑफ माइनस pe cos 0, तो ये आपका 2pe आंसर बनेगा। 2pe आपका जो बनेगा वो आंसर बन जाएगा इसका। क्लियर? तो इसमें आपको सारी वैल्यूज डाल के देख लेना, आपको 2pe करके आपको आंसर मिल जाएगा। If EA be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance, ठीक है, तो अगर सेम डिस्टेंस है तो एक्सियल पोजीशन पे होता है 2PE, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे होता है kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का डबल होता है, सेम डिस्टेंस अगर हम देखें तो। लेकिन एक बात और भी होती है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्मेट बनाएं तो वेक्टर फॉर्मेट ये था, एक्सियल पोजीशन पे जो था वो था आपका 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो होता है वो होता है माइनस kp अपॉन आर क्यूब। तो एक बात यहाँ से क्लियर है कि एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की वजह से, वो इक्वेटोरियल का डबल है। क्लियर? लेकिन इक्वेटोरियल की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में भी है। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में होता है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा, जबकि इक्वेटोरियल पे डायपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिर्फ डबल ही नहीं है, डबल भी है और अपोजिट डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो अगर ये सिर्फ रिलेशन मैग्नीट्यूड में होता तो मैंने आंसर बी टिक कर दिया होता, बट इसमें एक नन ऑफ दीज भी आंसर है। ठीक है, नन ऑफ दीज, अब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि इसमें डायरेक्शन भी इनकॉर्पोरेटेड है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो आंसर बी पार्ट टिक कर दिया हमने, लेकिन इसमें डी पार्ट भी दिया है, नन ऑफ दीज, तो मैं इसको टिक करूंगा डी पार्ट, क्योंकि इसमें माइनस भी होना चाहिए, और वो माइनस साइन ये बताता कि दोनों डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक, अगर ये डायपोल मूवमेंट है तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। The potential at a point due to an electric dipole will be maximum and minimum when the angle between the axis of dipole and the line joining the point to the dipole are respectively। ठीक, इसको ढंग से समझना है। जैसे मान लिया एक डायपोल है, ये मान लिया नेगेटिव चार्ज है, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, आराम से समझना आपको। तो अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पूछूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन का पोटेंशियल जीरो होता है। ये जीरो पोटेंशियल लाइन है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल लाइन है जिसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। ये जीरो पोटेंशियल है, 0 वोल्ट। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन पॉजिटिव पोटेंशियल का रीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज के पास है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा। और ये वाला जो रीजन है इस तरफ वाला, ये नेगेटिव पोटेंशियल का रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास है तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? इतना ठीक है, सही है। अब समझिए, अगर हम कोई ऐसा पॉइंट चूज करें जो पॉजिटिव चार्ज के पास हो और नेगेटिव चार्ज से दूर हो, तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा होगा और पॉजिटिव होगा। तो वो जो लाइन है, वो जो पॉइंट है, वो जो लाइन है, वो ये वाली लाइन है, ये है वो लाइन, ये वो लाइन है। इस पे आप कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल जो होगा वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर हम फिक्स डिस्टेंस से जाएं, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे आए, तो आर डिस्टेंस अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, और आर डिस्टेंस अगर हम इधर आ जाएंगे तो हमें सबसे कम पोटेंशियल मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाली जो लाइन है वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से 0 डिग्री पे है, और सबसे कम पोटेंशियल वाली जो लाइन है वो डायपोल मूवमेंट वाले डायरेक्शन से 180 डिग्री एंगल पे है। तो आपका आंसर मिलेगा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, डी पार्ट।
और अगर आप 90 डिग्री पे आओगे तो वो जीरो पोटेंशियल वाली लाइन है। A molecule with a dipole moment P is placed in an electric field of strength E. Initially, the dipole is aligned parallel to the field. If the dipole is to be rotated to be anti-parallel to the field, the work done by an external agent. तो बहुत सिंपल है, ये हमने किया था। पहले डायपोल उसी डायरेक्शन में अलाइन था जिस डायरेक्शन में फील्ड है, फिर आपने उसको 180 डिग्री घुमा दिया, तो जो वर्क डन आया था वो हमने सॉल्व किया था, वो 2 PE के बराबर आ गया था। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट।